गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बैंक मैनेजमेंट के अंदर जो है सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक या आरबीआई क्या होते हैं। सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम। तो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द नीड ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक सेक्टर was recognized and the central banking system was evolved. International Financial Conference was held in Brussels in 1920. A proposal was passed that those countries who have not set up central banks, they should set up such banks at the earliest to stabilize not only monetary and banking system but also to seek international cooperation. तो इस प्रपोज़ल के बाद सेंट्रल बैंक जो है सेवरल कंट्रीज़ जो थे वहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है खोले गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो थे वो सेटअप इन 1939 एज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, भारत के अंदर खोले गए। तो दीज सेंट्रल बैंक्स एक्टिवेट मनी मार्केट इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज। ऑल द बैंकिंग एंड मॉनेटरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर कंडक्ट बाय द सेंट्रल बैंक। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री आर फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। जो किसी भी देश की जो भी आर्थिक नीति होती है उसको फॉर्मुलेट करने का काम सेंट्रल बैंक करती है। पहले हमारे यहाँ पेपर करेंसी था। पेपर करेंसी अभी लेट हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है। पहले गोल्ड करेंसी चलती थी, फिर सिल्वर करेंसी चलती थी। तो आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ पेपर स्टैंडर्ड सिस्टम which notes are issued and complete money and banking system is regulated by the central bank. The central bank has monopoly powers regarding regulating banking and financial system in the country. जो सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का जो भी सेंट्रल बैंक होता है उसके पास ये पावर होती है। इशूइंग ऑफ नोट की पावर होती है। बैंकों को रेगुलेट करने का काम होता है, वो भी सेंट्रल बैंक के पास ही होता है। और भारत के अंदर the establishment of the Central Bank of India in 1935, the bank started its central banking functions. Thus, it is clear that in the banking system of a country, the central banking has an important place. जो सेंट्रल बैंक होता है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो सेंट्रल बैंक इन ईच कंट्री एक्ट एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट. They approve the economic policy of the government. The central bank is the leader of the banking system because it changes the economic policy. जो भी economic policy को change करने का काम होता है वो सेंट्रल बैंक के पास ही होता है। Then इसके कुछ फीचर्स होते हैं सेंट्रल बैंक के, जिसके अंदर सेंट्रल बैंक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज अपेक्स इंस्टीट्यूशन। जो भी सेंट्रल किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो अपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है। सारे बैंकिंग रेगुलेशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं इसी के अंदर काम करते हैं। वेरियस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन द कंट्री एंड रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम. Central bank has a special responsibility of maintaining stability in internal price level and foreign exchange rate. जो सेंट्रल बैंक होते हैं उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल को, जिसको कि हम बोलते हैं इन्फ्लेशन जो होता है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को डिटरमाइन करने का काम उनके पास होता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट ऑल्सो ऑपरेट्स द foreign exchange system. Central bank has been recognized as the apex institution in the monetary sector and it has monopoly over the note issue. सबसे बड़ा काम सेंट्रल बैंक के पास जो होता है नोट इशू करने का होता है। तो क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस. दस इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट, कितनी मात्रा में क्वांटिटी में नोट का इशू होना है उस पर कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें इट हैज़ टू फॉलो एन इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी. तो देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक. यदि हम कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में यदि हम डिफरेंसेस करना चाहें तो कॉमर्शियल बैंक जो होता है उनका एम होता है अर्निंग प्रॉफिट. जो भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनका जो ऑब्जेक्ट होता है उनको एस्टेब्लिश करने का, उसके पीछे उनका ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करने का होता है. जबकि सेंट्रल बैंक जो होता है उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है
कि रेगुलेट ऑफ अ कॉमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटीज़ इन द नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट सो दैट द इकोनॉमी कैन बी डायनामिक वन एंड हायर लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैन बी अटेन। जो रिजर्व बैंक होते हैं या सेंट्रल बैंक होता है, उनका मेन ऑब्जेक्ट इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना, इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इनकम जनरेट करना, उन ये सारी चीज़ें जो उनका ऑब्जेक्ट होता है सेंट्रल बैंक का, वो ओवरऑल इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना होता है। तो सेंट्रल बैंक इज़ एन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री। इट इज़ नीडेड टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ अ इकोनॉमी। द नीड फॉर अ सेंट्रल बैंक इन इंडिया वॉज फेल्ट 18th century. The earlier attempts to set up central bank 1773, Professor in 1903 Lord Keynes also recommend to set up a central bank. So इन सब के efforts के कारण at that time the function of no issue was performed by the government of India and the function of credit control was performed by Imperial Bank of India. So the establishment of a central bank which would issue notes at the same time function as banker to the government was recommended by 1926 by the Royal Commission on the Indian Currency in Finance। और उसके बाद in 1931 Central Banking Inquiry Committee also recommended for setting up a सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये सब क्या है, एक तरीके से हिस्ट्री थी। इन 1933 फिर हम देखते हैं द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो सजेस्टेड टू सेट अप ए सेंट्रल बैंक फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस रिकमेंडेशन एंड सजेशंस अ फ्रेश बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन September 8, 1933. This bill was passed by the Assembly on December 22, 1933 and got Governor General assent on March 6, 1934. Thus, the Reserve Bank of India started working since 1st April 1935 in accordance with the provision of the Reserve Bank of India Act 1933. तो ये सारी जो रिज़र्व बैंक के स्टार्ट जो करने से पहले इस सारी रिकमेंडेशंस और बिल जो पास किए गए और उनके बाद फाइनली 1934 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक एक्ट पास किया गया और उसके द्वारा ही रिज़र्व बैंक ने अपना काम करना 1 अप्रैल 1935 से शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स और एंड रीज़न फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर एज फॉलोज। सबसे पहला है टू प्रमोट मोनेटाइजेशन एंड मॉनेटरी इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो इसका सबसे पहला काम जो था मोनेटाइजेशन एंड मॉनेटरी इंटीग्रेशन करना इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद टू मैनेज करेंसी एंड रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि दो कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने का काम भी रिजर्व बैंक के पास ही होता है। उसके बाद एस्टेब्लाइज इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी कि रुपी जो होती है उसका इंटरनल वैल्यू और एक्सटर्नल वैल्यू उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना कि कैसे हमको कितनी क्वांटिटी में नोट इशू करने हैं। हम एक्सेस में भी नोट को इशू नहीं कर सकता RBI और इसकी शॉर्टेज भी नहीं होनी चाहिए। तो कितनी क्वांटिटी में नोट का इशू करना है और उसके लिए प्राइजेज़ में स्टेबिलिटी बनी रहे यानी कि रुपी की इंटरनल वैल्यू भी मेंटेन रहे और एक्सटर्नल लेवल पर भी हम देखें तो हमारी करेंसी की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। वो कैसे बनी रहेगी इसका जो भी काम है इंटरनल वैल्यू और एक्सटर्नल वैल्यू को स्टेबलाइज करने का काम भी RBI के पास होता है। उसके बाद टू बैलेंस एंड सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन द कंट्री की कितनी किस एरिया में या किस कंट्री किस स्टेट में कितने बैंकिंग की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर बैंक की न्यू ब्रांच को ओपन करना है। तो ये सिस्टम है ताकि बैंक का जो डेवलपमेंट है पूरी कंट्री में वो प्रॉपरली काम कर सकें। तो बैलेंस्ड एंड सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ बैंक इंडिया के अंदर कंट्री के अंदर बने रहे, ये काम भी रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है।
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इन द कंट्री। अभी भी हम देखते हैं कि जो भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो जमींदार हैं, विदेशी बैंकर्स हैं, अभी भी उनका मोनोपोली होता है, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंदर आते हैं। तो रिजर्व बैंक देखते हैं कि किस तरीके से जो मनी मार्केट है, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है कंट्री में, उनको रूरल एरियाज़ में उनको एस्टेब्लिश किया जाए, उनका डेवलपमेंट किया जाए। फॉर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, फॉर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, उनका प्रॉपर अरेंजमेंट करने का काम भी आरबीआई के पास होता है। उसके बाद टू एस्टेब्लिश coordination among various constitutes of money market in India. There are different types of money market in India में बहुत सारे मनी मार्केट्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर्स में जो भी मनी मार्केट है, जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, लोगों की डिपॉजिट को लेते हैं, तो उनमें कैसे कोऑर्डिनेशन बनाना, तो वो सारा काम भी, उनके लिए कौन सी पॉलिसी को फ्रेम करना, ये सब काम भी जो है रिजर्व बैंक है उनके पास होता है। टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड इट्स डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए कितने कौन कौन से फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए कितने इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, जितने भी मतलब गवर्नमेंट के कॉमर्शियल बैंक्स हैं कि कितनी क्वांटिटी में, नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स की कितनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, उसका अरेंजमेंट करना भी आरबीआई का काम होता है। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक। हमें जानते हैं कि कॉमर्शियल बैंक्स को अपनी डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है, जिसको हम कैश रिजर्व कहते हैं। इससे क्या होता है कि लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। तो ये सारा अरेंजमेंट करना, कितनी क्वांटिटी में, कि मिनिमम 3% और मैक्सिमम 15% जो इसकी लिमिट होती है, तो जैसे तो ये भी आरबीआई डिसाइड करते हैं कि कैश रिजर्व का जो रेशियो है वो कब कितना हमें बैंकों को के फेवर में उसको इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, ये सारे काम भी रिजर्व बैंक के द्वारा ही किए जाते हैं। टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, तो अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक जो होते हैं मनी की डिमांड और सप्लाई को भी रेगुलेट करते हैं, बैलेंस बना करके रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, द एम ऑफ आरबीआई इज टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व विद ए व्यू टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। अब हम आते हैं इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरबीआई। The organization of RBI can be divided into 3 parts. सबसे है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन लोकल बोर्ड्स एंड थर्ड है ऑफिसेज ऑफ आरबीआईज। तो इसमें हम देखेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई इज वेस्टेड ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ 20 मेंबर्स. इसमें 1 गवर्नर होता है. इट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ आरबीआई. ही इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ए टर्म ऑफ 5 years. He can be reappointed for another term. Then 4 deputy governors. तो 4 deputy governors are nominated by central government for a term of 5 years. 5 साल के लिए जो है वो नियुक्त किए जाते हैं. Then 15 directors. Other 15 members of the central board are appointed by the central government. Out of these, 4 directors, 1 each from the 4 local boards, are nominated by the government. 10 directors and 1 government officer is also nominated separately by the central government. 10 directors nominated by the central governments are among the expert of commerce, जो कि कॉमर्स में, इंडस्ट्रीज़ में, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, कोऑपरेशन में एक्सपर्ट्स होते हैं. The Finance Secretary of the Government of India is also nominated as government officer in the board and 10 directors are nominated for a period of 4 years. 4 साल के लिए उनको नियुक्त किया जाता है.
The governor and 4 deputy governor are full-time officer of the bank. Then local boards. Besides the central board, there are local boards for 4 regional area of the country with their headquarter. इनके जो headquarter हैं बम्बई में, कलकत्ता में, चेन्नई में, न्यू दिल्ली में होते हैं. Local boards consist of 5 members each, appointed by the central government for a term of 4 years to represent territorial and economic interest and the interest of cooperatives and indigenous banks. जो फंक्शन होता है लोकल बोर्ड्स का, इसका काम होता है इज़ टू एडवाइज द सेंट्रल बोर्ड ऑन जनरल एंड स्पेसिफिक इश्यूज रेफर टू देम. देन ऑफिसेज ऑफ आरबीआई. इसके बाद ऑफिसेज ऑफ आरबीआई जो थर्ड था हमारा, इसके अंदर ऑफिसेज ऑफ आरबीआई इसमें लिखेंगे द हेड ऑफिस ऑफ द बैंक इज सिचुएटेड इन मुंबई, जिसका आरबीआई का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में सिचुएटेड है. एंड द ऑफिस ऑफ लोकल बोर्ड्स आर सिचुएटेड, और जो लोकल बोर्ड्स हैं वो दिल्ली में, कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई में हैं. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्मूथ वर्किंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम, RBI has opened local offices or branches in Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Guwahati, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, नागपुर, पटना, त्रिवेंद्रपुरम, कोच्चि, लखनऊ एंड मुंबई. The RBI can open its office with the permission of the Government of India in places where there are no offices of the bank. ऐसी जगह पर जहाँ पर कि बैंक नहीं है, it is represented वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ जो इंडिया और एंड इट्स एसोसिएटेड बैंक्स जो होते हैं वो एज द एजेंट्स ऑफ आरबीआई की जैसे एजेंट के रूप में वो काम करते हैं. देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई. डिपार्टमेंट जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, इसके अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट, expenditure and administrative department, department of statistical analysis and computer services, financial institution department, department of external investments, rural planning and credit department, department of economic analysis and policy, department of non-banking supervisions and other departments. So in order to maintain smooth functioning, RBI has established different administrative departments which are the part of its internal organization, जिसमें हम इस तरह से बांटते हैं मार्केट रेगुलेशन एंड सुपरविज़न एंड रिसर्च डिपार्टमेंट. इस तरह से 3 मेन डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें ये सारे जो डिपार्टमेंट्स जो मैंने अभी आपको बताया इसमें होते हैं. जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मार्केट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशंस, फाइनेंशियल मार्केट डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट, इंटरनल डेब्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट एंड रेगुलेशन एंड सुपरविज़न के अंदर आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविज़न, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविज़न, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, अर्बन बैंक्स डिपार्टमेंट, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट. देन रिसर्च से रिलेटेड जो होते हैं, क्योंकि इन डिपार्टमेंट को उन्होंने 3 पार्ट्स में क्लासीफाइड किया हुआ. एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स ऑफ आरबीआई में मार्केट, रेगुलेशन एंड सुपरविज़न एंड रिसर्च. तो रिसर्च के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. फिर सर्विस डिपार्टमेंट, इसमें कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट. देन सपोर्ट, इसमें है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, प्रेमिसेस डिपार्टमेंट, राज्यसभा डिपार्टमेंट, देन सेक्रेटरीज डिपार्टमेंट. सो इस तरह से आरबीआई का जो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह से एस्टेब्लिश किया गया. सो थैंक यू वेरी मच.